हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जीएस के इस सीरीज में देखने वाले हैं कि नवीन शर्मा सर ने 76 प्रैक्टिस सेट जो कराए थे दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के लिए जीएस के। दोस्तों वो बोले थे कि इसमें से ही प्रश्न बनेगा आपका 40 प्लस। अगर 50 प्रश्न आ रहे हैं तो 40 प्लस प्रश्न जो है इसी जीएस प्रैक्टिस सेट से बनेंगे। तो दोस्तों उन सब प्रैक्टिस सेट को हम वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देने वाले हैं। ओके दोस्तों, उसमें एक एक प्रश्न उनके द्वारा कराए गए एक एक प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे वन लाइनर में। ओके दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर बार एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस और आरपीएफ में यही सब प्रश्न देखने को मिलते हैं घुमा फिरा कर। ओके दोस्तों, तो इन सब प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे खासे जीएस में स्कोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपको लगभग 30 प्रश्न कराएंगे और दोस्तों इसमें और भी प्रश्न हैं, लगभग 50 से 60 प्रश्न इस सीरीज में होने वाली है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। ओके दोस्तों एक बार इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आप वीडियो को बस सुनिए, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। ऐसे जीएस तैयार होती है। ओके दोस्तों, और उस तरह आप देखते रह जाएंगे, जीएस नहीं तैयार हो पाएगी। ऐसे जीएस तैयार करेंगे तो आपको आसानी से जीएस तैयार हो जाएगी। ओके, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। और कालबेलिया लोक नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो वर्ष 2010 में। अगला है, डांगी तथा नाटी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? डांगी तथा नाटी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। दोस्तों एक एक प्रश्न उनके प्रैक्टिस सेट का इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग खोल करके देख लेना कभी भी उनका सेट। ओके, अगला है, कली गोपाल तथा खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम के हैं। कुम्मी तथा कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुम्मी तथा कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। घूमर घूमर तथा तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। तेरह ताली दोस्तों मध्य प्रदेश का भी है। तेरह ताली लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश का भी है। अगला है, भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला गेर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गेर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। अगला है, पनिहारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पनिहारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। अगला है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। पहला है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है मोहिनीअट्टम जो केरल से संबंधित है। तीसरा है कथकली जो केरल से संबंधित है। चौथा है ओडिसी जो उड़ीसा से संबंधित है। पांचवा है मणिपुरी जो मणिपुर से संबंधित है। छठवां है सत्रिया जो असम से संबंधित है। और सातवां है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों कुचिपुड़ी अगर आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा, ऑप्शन में तेलंगाना रहेगा, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आसपास आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना का गठन हुआ है। आठवां है कथक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन है? तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। ओके दोस्तों, और एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस राज्य से है? तो ये कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक से। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1998 में। और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली यही पहली हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ओके दोस्तों, अगला है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में किसे वर्ष 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था? तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सबसे पहले मिला था संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1966 में यूएन अर्थात यूनाइटेड किंगडम में अपने संगीत का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यूएन में अपने संगीत का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका भी आंसर होगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है,
बी एम बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस संगीत से है? बी एम बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस संगीत से है? तो कर्नाटक संगीत से ये भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायन से संबंधित पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो वर्ष 2008 में इन्हें भारत रत्न के लिए घोषित किया गया और 2009 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में 2008 मिलेगा, कभी कभी 2009 मिलेगा। तो दोस्तों इनको 2008 में घोषणा की गई और 2009 में प्राप्त हुआ भारत रत्न। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां ने 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ओके दोस्तों, और बिस्मिल्लाह खां जी को भारत के चारों उच्च सम्मान प्राप्त हैं। जो भारत के 4 शीर्ष सम्मान होते हैं, जैसे पहला है भारत रत्न जो 2001 में इन्हें मिला था, दूसरा है पद्म विभूषण 1980 में मिला था, पद्म भूषण 1968 में मिला था और पद्म श्री 1961 में मिला था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब हैं। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से। बांसुरी का सबसे बड़ा नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। ओके दोस्तों, और इसमें एक और आते हैं पन्नालाल घोष। पूछेगा कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से। अगला प्रश्न है, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। ओके दोस्तों एसएससी जीडी के लिए रामबाण सीरीज ही होगी, एसएससी जीडी आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आप लोग बस इस सीरीज को कर लेंगे, 76 प्रैक्टिस सेट जो कराएंगे सभी का कन्वर्ट हम ऑनलाइनर में, जो नवीन शर्मा सर कराए हैं सभी का कन्वर्ट ऑनलाइनर में करके आपको दे देंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाएं, आपको इसी प्रकार जीएस तैयार हो जाएगी आपकी। अगला देखिए, और मिजोरम के और कौन कौन से उत्सव हैं? मीमकूट उत्सव पूछेगा तो ये भी मिजोरम का है। थाल फवांग कूट महोत्सव जो है ये भी मिजोरम का है। एंथुरियम उत्सव जो है ये भी मिजोरम का है। पाल कूट उत्सव ये भी मिजोरम का है। ओके दोस्तों, तो कूट करके अगर आएगा, कूट लगा रहेगा तो वो सब मिजोरम के अक्सर मिलेंगे। ओके, अगला है, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार है। सागा दावा उत्सव सिक्किम का सबसे बड़ा त्यौहार है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हार्नबिल उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। ओके दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ देता है। एसएससी सीजीएल में पूछा था कि हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक, 1 से 10 दिसंबर के बीच। अगला है, ओणम किस राज्य का उत्सव है? ओणम किस राज्य का उत्सव है? तो केरल का। और यहीं पर एक प्रश्न और भी पूछता है कि पोंगल किस राज्य का उत्सव है? तमिलनाडु का। ओणम उत्सव भी 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये भी पूछा था SCHSL में कि ओणम उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक। अगला है, उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। उन्नति हुड्डा उड़ीसा एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 की विजेता हैं। ज्वाला गुट्टा का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। अश्वनी पोनप्पा का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। अस्मिता चलिहा का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। जोशना चिनप्पा का संबंध किससे है? स्क्वैश से। जोशना चिनप्पा का संबंध स्क्वैश से है। मोमा दास का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से। अंकिता रैना का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है दोस्तों, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। दोस्तों इस जीएस को आप लोग ऐसे ऑनलाइनर में सोच रहे होंगे कैसे तैयार होगा, तो दोस्तों एक बार 2 बार देख लीजिए, ऐसे वीडियो देखिए। इसके बाद मैं जैसे प्रश्न को मैं पूछ रहा हूँ ना कि अंकिता रैना का संबंध किससे है, तो आप लोग दिमाग में इसका आंसर सोच लीजिए कि लॉन टेनिस। ऐसे प्रश्न याद होंगे जीएस के। जैसे मान लीजिए मैं प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं कि मोमा दास का संबंध किससे है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेबल टेनिस।
ऐसे दोस्तों अगर आप लोग प्रश्नों को याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी जीएस हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। ओके दोस्तों, जीएस को ऐसे तैयार किया जाता है। अगला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई। आइए देखते हैं इसके बारे में। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लिए किरण देसाई जी को वर्ष 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसी पुस्तक के लिए। और इनकी एक बुक है इंडिया पैक 2003, इसकी लेखक भी किरण देसाई हैं। इंडिया पैक 2003। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति राय। 400 डेज की पुस्तक के लेखक कौन हैं? 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चेतन भगत। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो चेतन भगत। अगला प्रश्न है बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर मध्य प्रदेश होता है। ओके दोस्तों। अगला है भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। दांदेली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53। और पूछता है कि बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1972 में बना। वन्य जीव संरक्षण परियोजना के पहले निदेशक कौन थे? तो कैलाश सांखला थे। कैलाश सांखला। अगला प्रश्न है केवलादेव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केवलादेव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। घाना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ की खोज कहाँ से हुई? विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ की खोज कहाँ से हुई? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है? विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है? सीजीएल में पूछे गए सब प्रश्न हैं। विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है? इतना हार्ड प्रश्न दोस्तों आपको आरपीएफ में एसएससीजीडी में नहीं मिलेंगे। ये सब बात इसमें सीजीएल के प्रश्न इस पूछे गए थे लेकिन आज इसमें करा दिए हैं सर ने तो बता दे रहे हैं। विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है? तो 11.88 मीटर। विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी है? तो 7.01 मीटर। विशाल स्नानागार की गहराई कितनी है? 2.43 मीटर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जिसे डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था? तो इसका आंसर होगा लोथल, गुजरात। कभी कभी दोस्तों आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड कहाँ था? तो लोथल इसका भी आंसर होगा। फिर कभी कभी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा स्थल कौन सा था? तो भी इसका आंसर लोथल ही होता है। फिर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था? तो इसका भी आंसर लोथल ही होगा। ओके, और लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। चानूदारो जिसे चनहुदड़ो भी कहा जाता है वे कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी किस विधि से निर्मित थी? पेट में पूछा गया प्रश्न था। कांसे की नर्तकी किस विधि से निर्मित थी? दोस्तों इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था पेट 2023 का एग्जाम हुआ था। कांसे की नर्तकी किस विधि से निर्मित है? तो लुप्त मोम विधि से निर्मित है। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों। आप लोग का अगर सहयोग मिलेगा तभी इस प्रकार की वीडियो बनेगी, क्योंकि दोस्तों इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। ओके, आप लोग का अगर इस पर प्यार मिलेगा तभी ये वीडियो बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। ओके दोस्तों, जय हिंद।